नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड का एक कलाकार जो एक साधारण परिवार से उठ करके करोड़पति बने, बल्कि कहिए कि अरबपति बने। उसके बाद कुछ गलत फिल्में बनाई, फ्लॉप फिल्में बनी और वापस वो फिर 25 कमरा वाला बंगला से एक छोटे से चौल में आ गए। और जिनके पास 7 कारें थी और 25 कमरे का बंगला था समुद्र के किनारे, उस इंसान की हालत अंत में ये हुई कि सरकार के दिए हुए 3,000 रुपये के पेंशन पर गुजारा करना पड़ा। आज का वीडियो का हमारा यही विषय है कि बॉलीवुड में ऐसे ऐसे शख्स भी हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी सफलता तो पाई, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिनका बुढ़ापा बहुत ही कष्ट में बीता है। और आज के वीडियो को चुनने का एक कारण ये भी है कि अब तो लोग बॉलीवुड की तरफ भागते नहीं हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले तक बॉलीवुड का ऐसा क्रेज़ था कि कहा जाता है कि बम्बई में यानी मुंबई में प्रतिदिन 5 लाख लोग बाहर से आते हैं और लौटते भी हैं। आज के वीडियो का विषय इसलिए भी ज़रूरी है कि जो बॉलीवुड इतना चकाचौंध भरी दुनिया है, जहाँ इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, उसमें एक कलाकार जिनका नाम था भगवान दादा। भगवान दादा अपने ज़माने में हीरो हुआ करते थे और उनकी फिल्म मैंने देखी थी 1990 के आसपास में दूरदर्शन पर, अलबेला। अलबेला फिल्म में उन्होंने एक ऐसा रोल किया था जो उनके अपने लाइफ से मिलता जुलता था और अलबेला का उन्होंने निर्माण और निर्देशन खुद किया था। भगवान दादा से मैं अपनी बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एक दौर था 1999 तक, या कहिए कि 2000 के आसपास तक, जब तक मोबाइल नहीं आया था, तब तक भारत के कितने सारे नौजवान बॉलीवुड एक्टर से प्रभावित होकर के मुंबई चले जाते थे। वो दुख भरे दिन मुझे आज भी याद आता है जब मैं 1995 में मैं मुंबई गया था और भगवान दादा के पैरेलल उनके समानांतर एक कलाकार हुए के.एन. सिंह जी। के.एन. सिंह जी को आप सभी पहचानते होंगे। मैं एक बार के.एन. सिंह जी के घर पर गया था और के.एन. सिंह जी आवारा फिल्म में, याद कीजिए, राज कपूर के विलन थे। के.एन. सिंह जी की फिल्म कालिया याद कीजिए। के.एन. सिंह जी से मेरी मुलाकात रविवार के दिन दादर के एक गार्डन में हुई थी। वहीं पर वो शाम को टहलते थे, तो मैं के.एन. सिंह जी के पास गया और उनके घर पर जो भी मेरा अच्छा सत्कार हुआ, जिनकी फिल्म थी हाथी मेरे साथी, कालिया और बहुत सारी फिल्में थी। और के.एन. सिंह जी दिन रात भगवान दादा से फ़ोन पर बातें किया करते थे, क्योंकि उन दिनों भगवान दादा के पास भी कोई काम नहीं था और के.एन. सिंह भी रिटायर्ड पर्सन थे। लेकिन आज के मेरे वीडियो का मकसद ये है कि बॉलीवुड में ये जो कलाकार हुए भगवान दादा, एक साधारण परिवार के लड़के, लेकिन अपने ज़माने में पहलवान हुआ करते थे। उनकी एक और गलती थी। वो गलती ऐसे हो गई कि उस ज़माना में उन्होंने ललिता पवार के साथ वो कोई शॉट कर रहे थे कोई फिल्म का, जिसमें उनको ललिता पवार जी को थप्पड़ मारना था। और वो थप्पड़ कुछ ऐसा लगा ललिता पवार जी को कि उनका एक साइड पैरालाइज हो गया। और उनकी, आपने देखा होगा, ललिता पवार जी जब रामायण धारावाहिक में मंथरा का रोल कर रही थी, उनका एक आँख दबा हुआ है। या उनकी कोई फिल्म देख लीजिए, नसीब देखिए बच्चन साहब की, किसी फिल्म में आप देखिएगा ललिता पवार पिछले 50 साल से शायद ज़्यादा उनका एक साइड ही लकवा मार गया। वो थप्पड़ भगवान दादा का ही थप्पड़ था। भगवान दादा अपना एम मिस कर गए और भगवान दादा के थप्पड़ के कारण ही ललिता पवार का जो फेस है पैरालाइज हो गया था। चलिए मैं वापस आता हूँ कि भगवान दादा, अगर इस इन्फॉर्मेशन में कहीं कोई गलती हो तो ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ तक मुझे पता था कि ललिता पवार जी को थप्पड़ भगवान दादा का ही पड़ा था। अगर किसी और का पड़ा होगा तो मैं बाद में स्टडी करके मैं क्षमा मांग लूँगा। वापस आता हूँ कि भगवान दादा एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, उनके पिताजी और भगवान दादा खुद भी। और बाद में भगवान दादा पहलवान थे उस ज़माने के। और उस ज़माने में जितने भी हीरोज हुआ करते थे, ये ब्लैक एंड वाइट दौर की बात है, 1950 के आसपास में अधिकांश पहलवान एक्टर बन जाते थे। एक्टर बनने के लिए खुद का ताकतवर होना जरूरी था और भगवान दादा अच्छे खासे पहलवान तो थे ही, हाइट भले ही कम थी मगर शरीर बुलंद था। खैर, उन्होंने लगातार काम करते करते उन्होंने अलबेला जैसी फिल्म बनाई। अलबेला फिल्म बहुत चली, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये सब गाना उसमें था। या ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, ऐसे ऐसे गाने थे अलबेला फिल्म में। अलबेला फिल्म खूब चली। उसके बाद उन्होंने और भी सारे फिल्मों का निर्माण किया,
उन्हें बहुत सारी सफलताएं मिली। फिर ऐसा भी दौर आया कि उन्होंने ऐसी कुछ फिल्म बना दी जो फ्लॉप होना शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले भगवान दादा साहब इतने पैसे कमा चुके थे कि उन्होंने समुद्र के किनारे, अब जगह मुझे ठीक से याद नहीं है, सी फेस, समुद्र के किनारे उन्होंने 25 कमरे वाला बंगला खरीद लिया। ये मैं कल स्टडी कर रहा था उनके लाइफ के बारे में कि 25 कमरे वाला बंगला खरीद लिया और 7 कार उनके पास थी, 7 कारें थी जो संडे मंडे के हिसाब से वो यूज करते थे। अब ये लड़का इतना अस्थायी रूप से वो अमीर हो गए कि समुद्र किनारे बंगला हो, 7 कारें हो, लेकिन उन्होंने फिर लालच बढ़ता गया, उन्होंने फिर ऐसी कुछ फिल्में बना ली जो फ्लॉप होने लगी। और फिल्म जब फ्लॉप होती है तो आपका लगेगा पैसा तो डूबता ही है। कभी कभी आदमी लालच में और कमाने के लिए वो बाहर से लोन लेकर के भी पैसे लगाए थे। भगवान दादा ने वही किया, उन्होंने अपने पत्नी की जेवर तक को गिरवी रख करके उन्होंने आगे फिल्म बनाई। समझिए कि धीरे धीरे उनका बंगला गिरवी रहने लगा, उनकी कारें बिकने लगी, और लेकिन फिल्म बनाने का उनका क्रेज़ कम नहीं हुआ। बंगला को गिरवी रख करके, कारों को बेच करके, पत्नी के गहने गिरवी रख करके वो आगे फिल्म बनाते रहे और उनकी फिल्म फ्लॉप होती चली गई। भगवान दादा ने बुढ़ापे तक 700 फिल्मों में काम किया, 700 मूवीज़। बाद में आप देखे होंगे वो नाचने के लिए आते थे, सिर्फ एक मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड के लिए वो आते थे अपने बम्बैया स्टाइल में डांस करने के लिए। भगवान दादा का बुढ़ापा ऐसा कुछ गुजरा कि ये 25 कमरे वाला बंगला को बेच करके, 7 कारों को हटा करके उनको अंत में दादर के चौल में गुजारा करना पड़ा अपने बुढ़ापे के दिनों में। और कहा जाता है कि सरकार ने फिल्म मोशन जो होता है वहाँ का, मुंबई का जो फिल्म का आर्टिस्ट एसोसिएशन है, उसके तरफ से 3000 रुपये पेंशन और महाराष्ट्र सरकार के तरफ से शायद 5000 रुपये पेंशन मिलता था भगवान दादा को गुजारे के लिए। ज़रा सोचने की बात है कि मैंने सुना था कि ऐसा ही अंत साधना जी का हुआ था। साधना जी जो इतनी बड़ी हीरोइन है, जिनका हम लोगों ने इतनी फिल्म देखी है, मेरा साया, आरजू और बहुत सारे। साधना जी का भी जीवन कुछ वैसा ही रहा था। साधना जी ने जीवन भर स्टारडम देखा। उनकी फिल्म देखिए राजकुमार, आजा आई बाहर, दिल है बेकरार, ये गाना उनका ही था। साधना जी ने भी, उन्होंने बाद में उन्होंने शादी की, शादी के बाद उनके पति का देहांत हो गया और बुढ़ापा तक कहा जाता है कि साधना जी को 1500 रुपये पेंशन मिलते थे, ओनली 1500 रुपीज़। और भी बहुत सारे फिल्मी दुनिया में लोग रहे जिन्होंने जीवन, AK हंगल साहब के बारे में भी मैंने सुना है कि उन्होंने जीवन भर इतना काम किया लेकिन उनका बुढ़ापा भी बहुत कष्ट में बीता। मैं वापस यही कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में तो जल्दी ऐसा होता नहीं है लेकिन शायद होता भी है, जब कभी आदमी अपने अच्छे दिनों में घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, अपने गरीबी के दिनों के शिक्षा को याद नहीं रखता है, सबक को याद नहीं रखता है, वैसे ही आदमी के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटती होगी। ये आज का जो मेरा वीडियो का विषय है, ये आप सभी के लिए है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके भी जीवन में गरीबी है, गरीबी से उठने वाले लोग पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा हैं, राजनीति में बहुत ज़्यादा है। और आज मैं राजनीति के विषय में भी बात करना चाह रहा था, क्योंकि राजनीति से अलग रहना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो एक बात समझ में आती है कि पॉलिटिक्स एक गंदी लाइन है। ये मेरा अपना ख्याल था कि राजनीति एक गंदा खेल है, इसमें भैया इसने उसको हराया, उसने उसको हराया, ये उसके खिलाफ। अभी 5 मिनट पहले किसी नौजवान का वीडियो में देख रहा था, वो क्या क्या बकवास किया जा रहा था मोदी साहब के बारे में। तो इस तरह से पॉलिटिक्स देखा जाए तो इतना गंदा खेल है कि इसमें जितने भी नेता होते हैं सभी एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, और जितने भी उनके सपोर्टर होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, ये भी एक दूसरे के खिलाफ बोल करके सबका इमेज गंदा करते रहते हैं। कोई कांग्रेस में है तो बीजेपी वाले का इमेज गंदा कर रहा है, और जो बीजेपी में है वो कांग्रेस वाले का इमेज गंदा कर रहा है। तो बाहर से क्या दिखा कि दोनों का इमेज गंदा हो गया। तो राजनीति तो ऐसा खेल है। राजनीति में भी ऐसा हुआ है। हम लोग पाथरडी में जहाँ रहते हैं, यहाँ भाटडी में भी एक हुआ करते थे बुधन राम जी, पता नहीं अभी है कि नहीं है। कहा जाता है कि वो हर 5 साल पर इलेक्शन लड़ा करते थे, कभी जीते तो नहीं लेकिन वो इलेक्शन लड़ा करते थे। और ये बहुत सारे लोग को नेता बनने का भी शौक़ हुआ जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी राजनीति में।
लेकिन मैं वापस आना चाहूँगा, हमारा अगला वीडियो का भले ही विषय होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन। दो नाम तो बिल्कुल सामने आते हैं मेरे लिए, मोदी जी या राहुल जी। क्योंकि जब हम लोग अपना बचपन शुरू किए 1984 में, 11 साल की उम्र के आसपास में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, उस समय मैं 11 साल का था, 12वां साल चल रहा था। और छठ के सुबह सुबह हम लोग गन्ना का रस चूस रहे थे। छठ का अगला दिन था और हम लोग सुबह 8 बजे के आसपास बादल छाया हुआ था। हम लोगों को रेडियो में हमने खबर सुनी कि इंदिरा जी की हत्या उनके बॉडीगार्ड्स ने कर दी। वहाँ से पॉलिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट जगा, बल्कि कहिए कि जागरूकता आई मेरे में कि राजनीति भी कोई चीज़ होती है। और हम लोग के सामने ही इंदिरा जी के हत्या के बाद बहुत जल्दी ही राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। वहाँ से मेरा होश और जागरूकता शुरू हुई और हम लोगों ने राजीव गांधी के शासनकाल में 1985 से 90 तक जो कुछ भी काम चला उसके हम लोग साक्षी हैं, गवाह हैं। और हम लोग बहुत खुश थे राजीव गांधी जी के काम से। मेरा पूरा परिवार ही उनको बहुत मानता था। राजीव गांधी जी प्रतिदिन दूरदर्शन पर आना, उनका समाचार देखना, उनके भाषण सुनना हम लोग को बहुत पसंद था। फिर अचानक 1990 में जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, शायद 20 जून या 21 जून ऐसा कोई समय था, या 20 अगस्त, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। राजीव जी की हत्या के बाद से जो कुछ भी भारत में परिवर्तन आया वो आप सभी जानते हैं। और वहाँ तक हमारे सभी लोगों ने, यहाँ तक कि मेरे भाइयों ने, मेरे अपने भाई ने भी और उसके दोस्तों ने राजीव गांधी जी की हत्या के बाद 12वां दिन पर अपना सिर मुंडाया था। उन लोगों ने 10 दिन के बाद सिर मुंडाते हैं ना। तो राजीव गांधी जी को इतना पारिवारिक प्रेम मिला कि मेरे जो बड़े भाई थे और उनके कई साथियों ने राजीव गांधी के मृत्यु के बाद अपना सिर मुंडवाए थे 10वां दिन। तो इतना प्यार भी किसी प्रधानमंत्री को मैंने मिलते हुए देखा कि प्रधानमंत्री की हत्या हुई हो और उनके मृत्यु के 10 दिन बाद इतने दूर के लोकल लोगों ने अपना सर मुंडवाए हों। ऐसा प्यार भी मिला राजीव गांधी जी को। और उसके बीच में राजनीतिक उथल पुथल आप सभी जानते हैं। अब जो अगला प्रधानमंत्री कौन, जब 2024 में चुनाव होगा, हमारे सामने जो ऑप्शंस रखे जाएंगे उसके लिए प्रतिदिन हम सबको सजग रहना होगा। राजनीति में सजग रहना होगा, क्योंकि ओशो कहते हैं अगर अच्छा आदमी, शरीफ आदमी राजनीति को गंदा समझकर उससे दूर रहेगा तो फिर राजनीति में कौन रहेगा? गलत आदमी। अगर अच्छा आदमी राजनीति में आएगा ही नहीं तो राजनीति में आया कौन? गलत आदमी। ये कोई बात नहीं है। और राजनीति ही देश का भविष्य तय करेगी। इसीलिए राजनीति में अच्छे आदमी को आना ही चाहिए। जितने भी भले लोग समाज में हैं उन सब को ही हम अपने नेता चुनें, उन्हें ही अपना वोट दें, उन्हें ही अपना मंत्री बनाएं। वापस लौटते हैं भगवान दादा वाले विषय पर। भगवान दादा ने जिस तरह से फिल्मी दुनिया में आकर के पैसे कमाए और बंगले खरीदे, इतना बड़ा बंगला, 25 कमरे का बंगला, 7 कारें, और इतना अमीर आदमी फिर वापस अपने गलत डिसीजन के कारण फिर वापस अंत में चौल में उनका ज़िंदगी बीता। उसी तरह से मुंबई में और भी बहुत सारे बड़े कलाकार हैं जिनसे मेरी नज़दीकी है। जूनियर महमूद साहब, जूनियर महमूद साहब के साथ भी मुझे रहने का मौका मिला। कई बार मैं उनके घर पर गया। उनके पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे और जूनियर महमूद साहब को कौन नहीं जानता है। उनके साथ भी मैं रहकर देखा कि वो लगातार मराठी फिल्में बनाते रहते हैं, लेकिन आज तक वो काम कर रहे हैं और आज भी फेसबुक पर हम लोग की बातचीत होते रहती है उनके साथ में। महमूद साहब जहाँ थे वहाँ से ऊपर उठे, एक कलाकार से उन्होंने प्रोड्यूसर का काम करते हैं। प्रोडक्शन है उनका, अपना प्रोडक्शन हाउस है और वो एक सफल प्रोड्यूसर है। वापस आते हैं कि मुंबई के चकाचौंध के दुनिया में आप सभी को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। अब पूरा बॉलीवुड आपके हाथ में है, आपका मोबाइल, आपका यूट्यूब चैनल। आज मुंबई भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे इस समय 2500 सब्सक्राइबर्स हैं। सरोज पांडे ब्लॉग से मेरे 2500 सब्सक्राइबर्स हैं और 6,50,000 के आसपास व्यूज़ है मेरे। 1100 के आसपास मेरे वीडियोस हैं और मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को अपने अनुभव बताते रहता हूँ। और भगवान कृष्ण का एक श्लोक मुझे शाम को याद आया, क्योंकि कल जब मैं रामचरितमानस का जो मैंने चौपाई पढ़ा था आपके सामने, तिनकर भय माता मोहि नाही, हनुमान जी कहते हैं कि माता मुझे राक्षसों का भय नहीं है। तो कल जब मैं रामचरितमानस पर बोल रहा था, मंगलवार का दिन था हनुमान जी पर, तो मैंने देखा बड़ा निराशाजनक परिणाम आया था। सिर्फ 18 लोगों ने देखा था। भगवान राम की कथा थी, हनुमान जी की कथा थी
और उसको सिर्फ 18 लोगों ने देखा। तब मुझे भगवान कृष्ण की वो बात याद आ गई कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं है। अर्थात मुझे अपना कर्म करना चाहिए। एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, एज एक आर्टिस्ट के रूप में, एक समाज के व्यक्ति के रूप में मेरा जो भी जीवन का अनुभव रहा है वो सभी मैं प्रतिदिन आप सभी के साथ शेयर करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो गलती मुझसे हुई है वो आप न करें। और आपके सामने ऑप्शन तो आते रहेंगे। जीवन में जब गरीब से अमीर उठिए तो अपने गरीबी के दिनों को भी, उसके सबक को भी याद रखिए। अहंकार में पड़ करके अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान दादाजी जिस गलतियों से वो नष्ट हुए हैं, जहाँ उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्म बना डाली, फिल्मों से कमाया था, फिल्मों से गवा दिया। खैर जो भी था, आप सभी अपने जीवन में, ईश्वर करे आप सबका ग्राफ ऊपर की तरफ उठते जाए, जीवन में आप सफलता की नई नई सीढ़ियाँ चढ़ें। और मैं एक राय और देना चाहता हूँ कि मेरे सभी दर्शक राजनीति में इंटरफेयर करें, क्योंकि हमारा देश राजनीति से चलता है। आप सभी लोग राजनीति को गंदा समझकर साइड में मत रहिए। इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग कीजिए। सब अपने अपने ढंग से सहयोग करते हैं। अगला साल इलेक्शन भी है, आप सभी को तय करनी है आपको किसकी सरकार चाहिए, कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा होंगे जो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, और किस प्रधानमंत्री के काम से आप संतुष्ट हैं, किस व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनने का मौका देंगे। अब मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि आज से ही आप सभी अपने अपने मोबाइल को उठाइए, अपने यूट्यूब चैनल का यूज कीजिए और राजनीति पर अपने राय दीजिए। और मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। एक बात और मैंने देखा है यूट्यूब में, और शायद इस दुनिया में सबकी ज़रूरत है, लोग किसी भी विषय पर बोल रहे हैं और उन्हें सुनने वाले मौजूद हैं। चलिए दूसरे का विषय वो समझें। मेरा विषय हमेशा यही रहा है कि मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए ये कहता रहता हूँ, जीवन बहुत अनमोल है, समय बहुत कीमती है, देश के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें। और अंत में एक बात तो ज़रूर कहूँगा, जिसके जीवन में ध्यान नहीं है वो गलत डिसीजन लेगा। जिसके जीवन में मेडिटेशन नहीं है उसके जीवन में अंधेरा रहेगा। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब के विषय में, कि मोदी जी सुबह उठ करके मेडिटेशन करते हैं। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान साधना करेगा उसके डिसीजन अच्छे होंगे ही होंगे। जो व्यक्ति ध्यान साधना से अपने दिन का प्रारंभ करेगा वो देश में और विदेश में सम्मान पाएगा ही पाएगा। इसलिए मेरे सभी दर्शक, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप स्त्री हों, चाहे आप जो कुछ भी हैं, कलाकार हैं, आप सभी के लिए मैं कहूँगा मेडिटेशन इज़ फॉर एवरीवन। ध्यान सभी के लिए है। और जो ध्यान नहीं करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पंडित हो, कितने भी बड़े कथावाचक हो, कितने भी बड़े बड़े, आज ही मैं देख रहा था ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनकी रोज़ की कमाई लाखों में है, शायद एक एक कथा के लिए वो करोड़ रुपया कमाते हैं, लेकिन उनके जीवन में मैं देखता हूँ ध्यान का अभाव है, मेडिटेशन नहीं है। इसलिए वो इस किताब की पढ़ते हैं, वहाँ बोलते हैं, वहाँ की पढ़ते हैं, वहाँ बोलते हैं। चलिए ये भी कुछ तो कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, ध्यान सीखिए और ध्यान करिए। आप सभी का जीवन बहुत सुंदर हो। आज बुधवार के दिन है और मैं यही कहना चाहूँगा, सबके जीवन में, जीवन का ग्राफ ऊपर उठे। भगवान दादा के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। मनुष्य तरक्की करे, आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबों ने मुझे समय दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।